नमस्कार। पेश है इस हफ्ते का मुकाबला में हुआ विज्ञान प्रकाश। एक ऐसे विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें ना सिर्फ देश में उस विषय पर चर्चा हो रही है, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में उस विषय पर चर्चा हो रही है, ट्रिपल तलाक। और बहुत आप इस बात को सुन चुके हैं, सियासी तौर पर भी सुन चुके हैं। कहा जाता है इस मसले का जो है वो बहुत गहरा असर पड़ा हाल के उत्तर प्रदेश चुनाव में, जहां बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हासिल हुई। सवाल ये नहीं है मेरे अपने हिसाब से, और काबिल लोगों का पैनल है यहाँ पर, मैं एक बड़ा बुनियादी सवाल आपके सामने रख रहा हूँ कि क्या ज़रूरत पड़ी, क्या वजह थी कि ट्रिपल तलाक पर यह बहस यहाँ तक पहुंची? क्यों ऐसा क्यों हुआ? और अब ये आप सबको पता है कि अदालत पहुंच चुकी है। दूसरी बात, क्योंकि हम उस युग में जी रहे हैं जहां सब लोग महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं, उनकी हैसियत में तब्दीली की बात करते हैं, उनके मौक़ों की बात करते हैं, तो क्या वाकई मुसलमान औरतों को जो जगह मिलनी चाहिए थी इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में, वो नहीं मिल पाई? एक आखिरी पॉइंट मैं अपनी तरफ से ज़रूर ऐड करूंगा, क्योंकि जितनी भी रिसर्च में पढ़ रहा था, कुछ लोगों ने मुझे मेरे साथियों ने व्हाट्सएप पे वीडियोस भेजे तमाम लोगों के इसी मसले पर बात करते हुए। कानून है और हमेशा से ये सच्चाई रही है कि कानून का अपने अपने तरीके से, कई बार अपनी अपनी सहूलियत से इंटरप्रिटेशन होता है, उसको समझने देखने का लोग अपना तरीका अपनाते हैं। ये खाली ट्रिपल तलाक से जुड़ा मसला नहीं, कई मसलों में और भी देखा है। क्या ट्रिपल तलाक में भी ऐसा ही हो रहा है? ये कुछ बहुत बुनियादी पॉइंट हैं। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि इस एक्सपर्ट पैनल की राय के ज़रिए हम ये जान पाएंगे कि क्या वाकई अदालत को ये तय करना चाहिए, या जो लोग अभी तक, जिसमें ख़ासतौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भूमिका आती है, वो बातें तय कर रहे थे, वो तय करके उस औरत को उसका वो हक दिलाए जिससे कुछ लोग ये मानते हैं कि वो अभी तक दूर रही। मैं आपको अपने पैनल से मिलाता हूँ। शमीना शफीक हैं, अब कई दफ़े आप इनको टेलीविज़न पर देखते हैं, फॉर्मर मेंबर हैं नेशनल कमीशन फॉर विमेन की और डायरेक्टर हैं पार फाउंडेशन की। मोहम्मद जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मेंबर हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के और जमात इस्लामी हिंद के मेंबर हैं। मारिया सलीम जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मेंबर हैं भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की। और हमारे साथ शाहिद अली साहब हैं। शाहिद अली साहब एक एडवोकेट हैं, तो कानूनी, मैं यह भास्कर अखबार इसीलिए मंगा के रखा है कि कानूनी रिपोर्टिंग को मैं इसके ज़रिए समझने की कोशिश कर रहा था, तो वो पक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। और मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब हैं, लखनऊ से जुड़ रहे हैं और इमाम है वहाँ के लखनऊ ईदगाह के, कई दफ़े मेरे साथ पहले इन प्रोग्राम में रह चुके हैं। बुनियादी सवाल मेरा बिल्कुल सीधा और सरल है, ताकि सबके समझ में आए कि ट्रिपल तलाक पर यह बहस यहाँ तक होने की नौबत क्यों आई। शामिना, मुस्लिम्स में, इस्लाम के जो शादी का प्रोसीजर है मुस्लिम्स में, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। निकाह जो है वो बेसिक एक कॉन्ट्रैक्ट है, और जब निकाह में एक मर्द और एक औरत जाते हैं तो उनका आपस में रजामंदी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए निकाह के वक्त औरत से भी पूछा जाता है। एक अंग्रेजी का लफ्ज सही है आपके लिए इस्तेमाल करना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जी जी जी, शादी को कॉन्ट्रैक्ट कहना, दिस इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जहां पर औरत से भी पूछा जाता है कि क्या तुम्हें ये निकाह मंजूर है, और मर्द से भी पूछा जाता है क्या तुम्हें ये निकाह मंजूर है। दोनों में से कोई भी एक शख्स अगर उस वक्त कह दे कि मंजूर नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत लड़की से या लड़के से हाँ नहीं कहलवा सकती। पहली बात। दूसरी बात, जब शादी में दोनों की रजामंदी जरूरी है, तो जिस वक्त तलाक होता है तो दोनों की रजामंदी क्यों नहीं जरूरी है, या कम से कम दोनों से पूछा जाना क्यों नहीं जरूरी है? एक बात। दूसरी बात, जब आप ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, जो बार बार आ रहा है, बहुत सारी एम्बिग्यूटी है इसमें कि ट्रिपल तलाक पे बैन हम लोग चाह रहे हैं या ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग पे जा रहे हैं। एक्चुअली ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग पे बैन है। ये मैं भी देख रहा था कि उसको समझने की बहुत जरूरत है। बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे। ट्रिपल तलाक एक सिटिंग में, बिल्कुल सही पॉइंट है कि इसको सुनिएगा, इस बहस को गौर से। देश की सर्वोच्च अदालत में ये बहस चल रही है, तो ये टेलीविजन कार्यक्रम में तो उसका निष्कर्ष यकीनन नहीं निकलेगा, लेकिन पेचीदगी भरी है, कॉम्प्लेक्स है। तो समझिएगा
क्योंकि महिलाओं के अपने हक और संवेदनशीलता दोनों का सवाल है। और मैं इसे कतई नहीं मानता कि महिला मतलब मुस्लिम महिला का सवाल अलग होता है और हिंदू महिला का सवाल अलग होता है। बेसिक राइट क्या है औरत का इस समाज में, इस सृष्टि में, उसकी ये बहस है। कहाँ तो शामिल है? इस्लाम में जो सही तरीका है तलाक का वो है तलाक एहसन, जहां पर दोनों पार्टीज बैठती हैं। अगर औरत को लगता है या ज्यादातर मर्द को लगता है कि ये शादी अब वर्कआउट नहीं कर रही, जो सही तरीका है वो दोनों लोग बैठे, दोनों पार्टीज की तरफ से गवाह हो, जो शादी में भी होते हैं, जरूरी नहीं कि वही लोग हों, कोई और भी हो सकते हैं। जहां पर एक बार कोशिश की जाती है आर्बिट्रेशन की, जिसको अगर आप लीगल लैंग्वेज में बोले, या सुलह समझौते की, कि दोनों पार्टी से एक मर्तबा तय कर लें कि नहीं, मसले का हल जो है वो बातचीत से निकल सकता है। अगर दोनों ना माने तो पहली तलाक होती है। उसके बाद 3 महीने का पीरियड होता है, वक्फा होता है। उस 3 महीने में ये गुंजाइश होती है कि मर्द जो है वो ये कह सके कि ठीक है, चलो जो हुआ सो हुआ, हम लोग साथ रहते हैं। और जिसकी अक्सर पॉसिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि कई बार गुस्से में तलाक मर्द कहता है कि मुझे तलाक चाहिए, तो वो जब 3 महीने का वक्फा होता है तो उस वक्फे में एक तो कहीं गुंजाइश होती है कि वापस मर्द और औरत आ सकें, हस्बैंड वाइफ। दूसरी गुंजाइश ये होती है कि औरत मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए कि अब उसको डिवोर्स हो रहा है, उसके और जो भी फराइज हैं, बच्चे हैं, प्रॉपर्टीज हैं, जो कुछ भी है, वो उसको बैठकर बात कर सके अपने वालिदैन से, अपने ससुराल वालों से। अब हो क्या, और उसके बाद 3 महीने बाद अगर 3 महीने का वक्फा गुजरने से पहले, 1 दिन पहले तक भी अगर मर्द को लगा कि नहीं ये तलाक नहीं होनी चाहिए, तो उस वक्त वो बहुत आसानी से अपनी जो वाइफ है उसको निकाह में रख सकता है, मतलब तलाक नहीं होगी। 3 महीने का वक्त निकल गया तो तलाक हो जाएगी। पॉइंट ये है कि आप कह रहे हैं कि जो बात 2 लोगों के या 2 पक्षों के बीच तय हुई, उसमें फैसला अंततः एक पक्ष कैसे ले ले, ये पॉइंट है ना आपका। बिल्कुल जफर साहब, जो ये फरमा रही हैं क्या वो सही है? और क्या यही देखिए, यहां पर एक इस अखबार की रिपोर्टिंग में एक प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, मैं से पढ़ रहा हूं। बेंच ने पूछा, यकीनन सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, आप एक वकील हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? ये शरीयत है या कुछ और है? तो इस सवाल को भी ध्यान में रखते हुए आप अपना जवाब दीजिएगा, बताइए सर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बेसिकली ये शरीयत का एक पार्ट है, एक अहम पार्ट है, और जो कुरान और सुन्नत दोनों पर बेस करता है। इस्लामी लॉज जितने भी हैं उनकी बुनियाद इन दोनों पर है, कुरान पे और सुन्नत पे। किसी एक को हटाया नहीं जा सकता और किसी एक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बहन ने जो बातें कही हैं, बेशतर बातें आपकी सही हैं। 99% बातें आपकी जो आई हैं वो 1% गलत क्या है? 1% सिर्फ इतनी बात है, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि ये बात के यूनिलैटरल फैसला सिर्फ मर्द कर ले, ये कैसे सही हो सकता है? तो सही और गलत में और एडवाइजेबल और नॉन एडवाइजेबल में फ़र्क है। एडवाइजेबल तो वही है जो आप फरमा रहे हैं, इसलिए कि कुरान में उसकी तफसीलात मौजूद हैं और आपने जो बात कही है बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर कोई इस प्रोसीजर को वायलेट करे तब भी तलाक होगी, और उसकी वजह यह है कि सुन्नत से ये बात साबित है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से साबित है कि उस हालत में भी होगी। एक रिश्ते को रोकना ये तो बिल्कुल ही अलग मसला हो गया मेरे हिसाब से। वो तो कोई नहीं चाहेगा भाई अगर 2 व्यक्ति जो हैं वो पति पत्नी बने तो रिश्ता टूटे। सवाल ये है कि मर्द को 3 बार तलाक कह के तलाक हासिल करने का अधिकार कितना सही है या गलत, उस पर जवाब दीजिए। देखिए, ये 3 तलाक की जो बात है जी, अव्वल तो ये इस्लाम में पसंदीदा नहीं है, लेकिन 3 तलाक के बाद बहरहाल मुस्तकिल वो औरत उससे जुदा हो जाती है। एट ए टाइम, आपका सवाल असल बेसिकली वो है कि एट ए टाइम अगर किसी ने 3 तलाक दे दी ना, तो उसका क्या होगा? तो हदीस से ये बात साबित है कि वो 3 तलाक भी मानी जाएगी। 3 तलाक जो बात इन्होंने नहीं कही मैं जोड़ दूं, उस हदीस के हवाले से उस वक्त शख्स को कोड़े मारे जाएंगे, सजा दी जाएगी, जो बिल्कुल इन लोगों ने माइनस कर दिया है, उसकी बात भी नहीं करते। ये हदीस में नहीं है। लेकिन जफर साहब एक छोटी मेरे समझने के हिसाब से बताइए ताकि आप सब लोग उसको ज़्यादा आसानी से समझ सकें। यहाँ पर जो भाई, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि ये कुरान में इसको बड़ा अच्छा नहीं माना जाता है, एक प्रैक्टिस के तौर पर इसको बड़ा अच्छा नहीं माना जाता है, तो फिर इसका कायम रहना क्यों इतना जरूरी है? बदल क्यों नहीं सकता? जरूरी नहीं है, इस पर इसरार नहीं किया जा रहा है। यहाँ तो इस पर ये बात कही जा रही है कि तलाक ही ना हो तो अच्छा है। मैरिज एक्ट
हाँ। वो इस मुल्क की आजादी के कई सालों बाद बना है। सही, राइट। याद रखिए, तो उसको भी बनाते वक्त जो कानून बनाने वाले लोग थे, उन्होंने भी उस परंपराओं का ध्यान रख के उसमें वो प्रोविजंस किया, और फिर बाद में उसमें तब्दीलियां हुई। तो ऐसा नहीं कोई हिंदू मैरिज एक्ट जो अंग्रेजों के जमाने चल रहा है, बल्कि पुलिस एक्ट चल रहा है, मैरिज एक्ट नहीं चल रहा है अंग्रेजों के बहुत जमाने बाद में आया है हिंदू मैरिज एक्ट। तो बहरहाल मुसलमानों के का जो मैरिज एक्ट पास हुआ उसके भी बहुत बाद आया वो हिंदू मैरिज एक्ट। एनीवे, सवाल जो आपका है या किसी का भी है वो तो ये है कि भाई अगर कोई चीज़ पसंदीदा नहीं है तो एक है पसंदीदा ना होना और एक है उस काम का हो जाना। दैट इज़ द डिफरेंस। अगर आप किसी काम को पसंद नहीं करते, पसंदीदा काम जो है या नापसंदीदा काम, वो हो क्यों? भाई आप ना कीजिए ना, यही तो कहा जा रहा है। अरे भाई, अब आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई कोई किसी को तलाक ना दे। सवाल तो इस बात का उठ रहा है कि प्रोसीजर बदल दीजिए ना। भाई हम तो ये बात कह रहे हैं ना, प्रोसीजर यही होना चाहिए जो आपने बताया है। दैट इज द बेस्ट प्रोसीजर। लेकिन वो हो क्यों नहीं रहा है? अगर वो हो रहा होता तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या डिस्कस कर रहा है? देखिए एक बात और देखिए कि जितने भी कानून हैं दुनिया में जी, इंक्लूडिंग इस्लामिक लॉज, कानून की पाबंदी हर शख्स लाजमन करेगा, इसको कोई अश्योर नहीं कर सकता। कोई इसको वायलेट भी कर सकता है, वायलेट करेगा तो उसकी सजा होगी। ठीक है, लेकिन ये बात कहना कि वो कोई वायलेट क्यों करता है, अब जाहिर है कि मुजरिमीन तो बहुत से जराइम करते हैं, तो कानून के रहते हैं। अगर कोई एक सिटिंग में देता है तो आप कह रहे हैं कि कुरान की स्पिरिट को वायलेट करता है? वायलेट करता है उसकी स्पिरिट को। दुनिया के 22 देशों में, इस्लामिक देशों में उसको बैन कर दिया गया। हाँ, मैं इनफैक्ट आने वाला था, मेरे पास जितनी रिसर्च है उसके हिसाब से, लेकिन हम बहुत स्पष्ट है कि मोरक्को में बहुत सारे और इस्लामिक कंट्रीज हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ पे उन्होंने ऐसे ही बैठे और पास कर दिया। वहाँ भी काफी थियोलॉजिकल डिबेट्स वगैरह के बाद ही इसको बैन किया गया था। दूसरी बात आपने शुरू में एक ये कही थी कि क्यों ऐसी नौबत आई कि 1961 में पाकिस्तान ने मुस्लिम फैमिली लॉज का एक ऑर्डिनेंस पास की थी, और मोरक्को ने मोरक्कन फैमिली कोड, मैं पढ़ रहा था इन दोनों के बारे में। इजिप्ट, ट्यूनीशिया, हर जगह ही है। बिल्कुल, आपने शुरू में एक बात ये कही थी कि ऐसा क्यों हुआ कि हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और मुस्लिम पर्सनल। एक बात तो मैं ये सबको बता दूं, जिस तरह भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन एक मूवमेंट है, उसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सैंक्टिटी कॉन्स्टिट्यूशन से तो नहीं आ रही है। तो क्यों हम इतना इम्पोर्टेंट, हम ये बात क्यों बार बार कहते हैं कि क्यों हमने उस तरह से मिलकर, उन्होंने क्यों नहीं हेल्प की और उन्होंने क्यों नहीं इस बात को आगे इसको सॉर्ट अच्छा पॉइंट है, क्योंकि मैं आपको कोट करना चाहूंगा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को। नरेंद्र मोदी ये रिकॉर्ड पे हैं कि सभी बड़े मुस्लिम संगठनों से बोले पीएम मोदी, ट्रिपल तलाक का हल निकालें उलेमा। तो प्राइम मिनिस्टर का एक अपना स्टैंड ये है कि भाई ये तो चलिए, कोर्ट, अगर आप देश की सर्वोच्च अदालत में जा रहे हैं तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री तो सर्वोच्च अदालत का फैसला है, वो संविधान और कानून की व्यवस्था अलग है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि आप इसका सोल्यूशन निकाल के दें। जब ये औरतें जाती हैं, अगर आप देवबंद की वेबसाइट खोल के देखें और उनके फतवे देखें जहां पे एसएमएस पे बात हो ट्रिपल तलाक की, तलाक इन मस्जिद वगैरह की, उसको एक्सेप्ट किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान औरतें पहले नहीं गई हैं क्लर्जी के पास, या जिनके पास जाना चाहिए प्रोसीजर फॉलो करते हुए, जो एक यहाँ मतलब फैमिली प्रोसीजर वगैरह फॉलो करते हुए गई हैं। इतने सालों में हक नहीं मिला। आज इतनी इस पे बात इसलिए हो रही है बिकॉज हम सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, बिकॉज हमने लॉ की बात की, और हम जो तरीका अपनाया है बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, डेमोक्रेटिक सेटअप को फॉलो करते हुए अपनाया है। फिर मुझे फिरंगी महली साहब के पास लखनऊ पहुंचना है जी। कानून का दायरा थोड़ा सा समझाइए। कानून का बहुत, हम लोग जहां तक समझते हैं, और फिर आप मुझे करेक्ट करिएगा कि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इस मुल्क के अंदर हर मजहब का अपना अलग फैमिली लॉ है। आपने हिंदू लॉ की बात की, हिंदू लॉ कोडिफाइड लॉ 1955 में हो गया। क्रिश्चियंस का अपना अलग है, सिख का अपना अलग है, मुस्लिम्स का अपना अलग है। और कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि अगर ये इंटीग्रल पार्ट है रिलीजन का, वी विल नॉट इंटरफेयर। वी अप्रिशिएट दिस थिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब बात ये आ जाती है कि इंटीग्रल पार्ट है ये इस्लाम का या नहीं। आपने दूसरा क्वेश्चन कहा था कि शरीयत क्या है। बेसिकली शरीयत, आप जो कह रहे हैं सही बात है, क्योंकि इसमें वही बता रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपका ही पॉइंट है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इस्लाम के मूल में है तो दखल नहीं देंगे, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। शरीयत की रेलेवेंस, शरीयत क्या है? शरीयत बेसिकली इज द कंपोजिशन ऑफ कुरान, सुन्ना, कियास एंड ओपिनियन ऑफ स्कॉलर्स। ये चार चीजें शरीयत के अंदर आ जाती हैं। कोई अकेले कुरान नहीं आ जाता है, अकेले सुन्नत नहीं आ जाती हैं, या अकेले क्यास नहीं आ जाता है, स्कॉलर्स वो नहीं आ जाते हैं, ओपिनियन स्कॉलर्स नहीं आती हैं। जहां पर कुरान बिल्कुल क्लियर है वहां पर हम सुन्नत को लेते हैं,
जहां पर कुरान क्लियर नहीं है वहां पर हम सुन्नत को ले लेते हैं, जहां पर कुरान क्लियर है वहां पर मेरा ख्याल है सुन्नत की तरफ को हमें नहीं देखना चाहिए, जहां पर बिल्कुल कुरान क्लियर है। इस मसले में जहां तक तलाक की बात है, कुरान में बिल्कुल क्लियरली कहा गया है, आयत नंबर 228 चैप्टर नंबर 2 सूरह बकरा, 3 महीने का या 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की वेटिंग पीरियड की बात कही गई है फर्स्ट डिवोर्स के ऊपर, जो अभी हमारी बहन बता रही थी और जो मुफ्ती साहब ने भी उसकी तायद की। बिल्कुल सही तरीका वही है उसमें, और कोई तरीका नहीं। जो दूसरी बात है तलाकुल विद्दत की बात है, ये जो 1 सिटिंग में 3 बार जो आप तलाक दे रहे हो, ये बेसिकली कुरानिक इंजंक्शंस का वायलेशन है, क्लियर वायलेशन है। सब कह रहे हैं कि ये गलत है, कुरान में इसकी जगह नहीं है, फिर भी कह रहे हैं ये हो रहा है। अरे तो फिर अभी तक मतलब फिर वही मेरा बेसिक पॉइंट कि फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की क्या जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खुद कह रही कि अगर ये आपके धर्म की स्पिरिट के खिलाफ है तो हम दखल नहीं देना चाहते। फरंगी महली साहब, फिर क्या रास्ता है, ये नौबत यहां तक क्यों पहुंची? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बार बार ये कहा जाता है कि 3 तलाक या किसी भी इस्लामिक का कानून में समझने में कोई गलतफहमी, कोई कंफ्यूजन है, कतई कंफ्यूजन नहीं है। कैसे? चाहे जनरल तलाक हो या 3 तलाक हो, इट इज पार्ट ऑफ अ शरीयत। कुरान की आयत नंबर सूरह बकरा की 230 से लेकर के हदीसें चाहे अभी इन्होंने फरमाया कोई हदीस मौजूद नहीं है, हज़रत आयशा की हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की हदीस है, हज़रत माज बिन जबल की हदीस है और बहुत सी हदीसें हैं। और इनकी बुनियाद पर 3 तलाक का मसला हमारी शरीयत का इंटीग्रल पार्ट है, इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबह की गुंजाइश नहीं है। कुरान मौजूद है, 3 तलाक का मसला एक सिटिंग में है। रंगी महली साहब, 3 तलाक का मसला एक सिटिंग में, शरीयत की किताबों में उसकी पूरी तफसील दी है। हाँ जी, बताइए आगे। यानी चाहे 3 तलाक का मुद्दा अलग अलग हो, अलग अलग तलाक दी जाए या एक सिटिंग में तलाक दी जाए। अब अगर 0.1% लोग किसी कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस कानून को ख़त्म कर दें। मुल्क में, दुनिया में बहुत कवानीन हैं जिनका लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, मिस यूज़ करते हैं, आप कानून ही ख़त्म कर देते हैं। आप सर्टेन चेक एंड बैलेंसेज इम्पोज करते हैं जिससे कि उसके मिस यूज़ को रोका जाए। आयत नंबर 230 का इन्होंने रेफरेंस दिया है, मैं सर जो कहेंगे वो करूंगा, गुलामी करूंगा। आयत नंबर 230 में अगर आप बता दें ट्रिपल तलाक को अगर एक सिटिंग में जायज करार किया गया है, मेरे सामने कुरान खुला हुआ है, आयत नंबर 230 खुली हुई है। आयत नंबर 230 में सर कंक्लूजन है पार्ट का कि तीसरी बार में अलग तलाक दे दी गई है, तीसरी बार तो फिर तलाक फाइनल हो जाएगी। तो आप प्लीज मिस कोट ना कर दें, जिस हदीस का आप रेफरेंस दे रहे हैं उन हदीसों को कोट कर दें। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आऊंगा। आपसे ज्यादा सवाल लोग पूछना चाह रहे थे, मैंने इसलिए आपको इस प्रोग्राम के शुरुआत में कहा था पेचीदगी भरा मसला है। बहुत बुनियादी सवाल को आधार रखकर मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं, ये है कि क्या नौबत आई कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचा ये पूरा मसला। वापस आ रहे एक छोटे ब्रेक के बाद।